नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कि कांग्रेस में और कितने विकेट डाउन हो सकते हैं और क्या अगला नंबर गुलाम नबी आजाद का है। जी हां, इसी बात पे चर्चा करेंगे। कांग्रेस से नेताओं के छोड़ने का सिलसिला जारी है। हार्दिक पटेल जो महज 28 साल के हैं, उन्होंने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया। वो राहुल गांधी से अपनी बात करने के लिए वक्त मांगते रहे, लेकिन वो वक्त मिला नहीं। राहुल गांधी ने उनके साथ एक गुजरात में रैली भी की थी और उसके बाद मैंने एक उनका इंटरव्यू किया था हार्दिक पटेल का, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई जो बात आप कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको जब वक्त मिलेगा तब मुझे बुलाएंगे, तब मैं अपनी बात कहूँगा। और शायद लगता है वो पल आया नहीं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर कई बातें कह चुके हैं जिस पर कांग्रेस को गौर करना चाहिए था और अंततः हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ दी। कुछ ही दिन पहले की बात है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ करके एक तरह से कहें तो साइकिल की सवारी करने की ठानी है। अब वो समाजवादी पार्टी के मदद से राज्यसभा में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस उनको राज्यसभा नहीं देने वाली थी, ये बात उनको पता चल गया था। अब राज्यसभा की बात आई तो इसी पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने जिस ढंग से राज्यसभा का टिकट बांटा है, उससे कई नेताओं के दिल टूट गए हैं। राज्यसभा में पिछले 8 सालों से विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे या उसकी भूमिका निभा रहे गुलाम नबी आजाद और डिप्टी लीडर उप नेता राज्यसभा के आनंद शर्मा को भी राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है। सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी ने बुला करके बता दिया था कि उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया जा रहा है। आजाद 5 बार राज्यसभा में रह चुके हैं। मानिए कितना लंबा समय होगा, यदि 6 साल की जो है वो एक टर्म होती है तो 30 साल आप कह सकते हैं। हालांकि बीच में 3 साल के लिए वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। गुलाम नबी आजाद को तो सोनिया गांधी ने बुलाकर बता दिया कि उन्हें राज्यसभा नहीं दी जा रही है, लेकिन आनंद शर्मा को तो बुलाया तक नहीं। आनंद शर्मा भी पिछले 4 बार से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसी बीच खबर आई कि आनंद शर्मा बीजेपी में जाने वाले हैं। उनकी ये भी कहा गया कि नड्डा साहब से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन बाद में आनंद शर्मा ने खुद इसका खंडन किया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जाहिर है किसी नेता को कितनी बार राज्यसभा में भेजा जाए, इस बात पर कांग्रेस में काफ़ी चर्चा होने लगी, क्योंकि एक नेता 5 बार जा चुके थे, एक नेता 4 बार जा चुके थे। और इसी सोच को लेकर लगता है कि जो उदयपुर के चिंतन शिविर में हुआ, कांग्रेस ने इस बार जो राज्यसभा के टिकट बांटे उसमें सब कुछ साफ जाहिर होता है। एक बात जो सबसे साफ जाहिर है कि कांग्रेस ने 10 जनपद के करीबी माने जाने वाले वफादार नेताओं को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया। आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये सभी उस G23 के सदस्य थे जिन्होंने सोनिया गांधी के लीडरशिप या कहें कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ आवाज उठा करके एक चिट्ठी लिखी थी। तो जिन नेताओं को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया गया है वो सब 10 जनपद के करीबी हैं। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, जो कि बिहार से आती हैं, लोकसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। तमिलनाडु से चिदम्बरम, कर्नाटक से जयराम रमेश और मध्य प्रदेश से विवेक तनखा। हालांकि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर इन राज्यों में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मगर जैसे ही महाराष्ट्र से इमरान प्रताप गढ़ी, हरियाणा से अजय माकन और राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के नाम की घोषणा हुई तो ट्वीट आने का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके टिकट दिए जाने पे अभिनेत्री नगमा, जो कि काफ़ी सालों से कांग्रेस का प्रचार करती हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे 15 साल की तपस्या में क्या कमी रह गई। यही नहीं, महाराष्ट्र के कुछ स्थानीय नेता भी इससे नाराज हैं। ये कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के महासचिव हैं आशीष देशमुख, उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया। संजय निरुपम जैसे नेता, जिनको ये उम्मीद थी कि शायद उनका नंबर आ जाए, वो लोग नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर। यानी हरियाणा में तो ये हालत हुई कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है वो हरियाणा का नहीं है। जो हरियाणा से आते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो राजस्थान से लड़ रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस को जीत के लिए 31 वोट चाहिए और उनके पास 31 वोट ही हैं। और यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई कहाँ है किसी को मालूम नहीं। कुमारी शैलजा जो है वो नाराज बताई जा रही है, क्योंकि उनको लगता था कि उनको रिपीट किया जाएगा। अभी तक वो राज्यसभा में थी, उनका टिकट काट करके जो है वो अजय माकन को टिकट दिया गया है। तो अजय माकन जो है दिल्ली के होते हुए हरियाणा से चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला जो है वो राजस्थान से
चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक टीवी चैनल के मालिक कार्तिकेय शर्मा जो ने मैदान में आकर के कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है और कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी जो है चौटाला की पार्टी उसका समर्थन है और बचे हुए बीजेपी के वोट भी उनको मिलेंगे और कांग्रेस को हारने के लिए केवल एक वोट की जरूरत है। वो एक वोट कम हुआ तो जो है अजय माकन हार सकते हैं। अब बात राजस्थान की करते हैं। तीनों बाहरी उम्मीदवार हैं, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से, मुकुल वासनिक महाराष्ट्र से और प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश से। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जो कि खुद राजस्थान से आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई थी। ऐसे में बीजेपी सहित कांग्रेस के समर्थन देने वाले कुछ निर्दलीय नेताओं ने भी कांग्रेस पे तंज करना शुरू कर दिया। बीजेपी तो खैर सवाल उठा ही रही है कि राजस्थान में 3 यदि राज्यसभा की सीटें थी तो तीनों बाहरी क्यों दिया गया उम्मीदवारों को, यहाँ का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं है। यहाँ भी एक बड़े टीवी नेटवर्क के मालिक सुभाष चंद्रा जो है उन्होंने मैदान में एंट्री की है और उससे जो लगता है कि खेल बिगड़ सकता है क्योंकि उनको बीजेपी के बचे हुए 30 वोट मिलेंगे। आपको बता दूं कि राजस्थान में जीत के लिए 41 वोट चाहिए और वहां पर जो है कांग्रेस को उम्मीद है निर्दलीय और छोटे छोटे पार्टियों के विधायकों पर और सुभाष चंद्रा भी उन्हीं विधायकों में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि इन सभी छोटे छोटे विधायकों को जो कि छोटे छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों को लेकर के कांग्रेस जो है उदयपुर के एक रिजॉर्ट में ले जा रही है कि उनको इकट्ठा रखा जाए वोटिंग तक। यही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। यानी इस बार जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है वो कई कांग्रेसी नेता इसके बाद अपना नया आशियाना ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कहा जा रहा है कि उनको पद्म विभूषण इस सरकार ने दिया, तभी से कांग्रेस में काफ़ी बातें होने लगी। अब इस बात की भी चर्चा है कि अब गुलाम नबी आज़ाद जो है वो राज्यसभा में नहीं रहेंगे तो क्या ये जो मौजूदा सरकार है उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं क्या। मनोनयन के जो सीटें हैं वो अभी खाली हैं। आनंद शर्मा के बीजेपी में जाने की चर्चा चल ही रही है, देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें होता क्या है। तो आखिर बहुत चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में इस राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के आने के बाद काफ़ी कुछ राजनीति में खासकर कांग्रेस की राजनीति में बदल सकता है। और एक जानकारी दे दूं कि राज्यसभा का चुनाव 10 जून को होता है और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो ओपन बैलेट से होता है, एक खुली वोटिंग होती है। यानी यदि आप उम्मीदवार हैं, आपने किसी को वोट दिया तो आप वहां पे जो दलों के जो पदाधिकारी होते हैं वो पर्ची आपको उनको दिखानी पड़ती है कि मैं कांग्रेस का विधायक हूं तो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसी को मैं वोट मैंने दिया है। तो ये प्रक्रिया होती है, ओपन बैलेट है, वहां पर वोटिंग है, कोई सीक्रेट बैलेट वहां पे नहीं होता है, कोई सीक्रेट वोटिंग नहीं है। लेकिन इसके बाद भी क्रॉस वोटिंग होती रही है और कई बार तो जानबूझ करके गलत जगह पे ठप्पा मार के अपने वोट को खराब करने की बात भी जो है वो देखने को मिली है और इस बार भी ये अपवाद नहीं रह सकता है। तो ये राज्यसभा का चुनाव जो 10 जून का है काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प होगा, खासकर कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के तौर पे यदि इसको देखा जाए। तो पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, कल कोई नया टॉपिक होगा और नई बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।